Hello and welcome class 7th to your history class. So students, as we are discussing about the chapter 3rd, that is the Delhi Sultans. So students, as we are discussing about a closer look administration and consolidation under the खिलजीस and तुगलक्स, हम खिलजीस और तुगलक की क्लोजर लुक पढ़ रहे हैं. उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कंसोलिडेशन कैसी थी, जिसमें हम रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इक्ता इन इक्तादार और टाइप्स ऑफ टैक्सेस. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चिफ्टियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन. ठीक है, आज हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द दिल्ली सुल्तान्स. ठीक है, तो क्या था कि बहुत ज़्यादा जो है पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट का वो दिल्ली सुल्तान के कब्ज़े में नहीं था. ठीक है, तो अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप. तो इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में और भी जितनी कंट्रीज़ हैं वो सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है. ठीक है, सो क्या था कि यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कंट्रोल करना. ठीक है, लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान के जो हैं उनके दायरे में नहीं आते थे. बहुत सारे पार्ट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली पे इसने कंट्रोल किया तो इंडिया में आके कंट्रोल कर चुके हैं तो पूरे जो हैं सब कॉन्टिनेंट में कब्जा कर सकते थे, ऐसा नहीं था. ठीक है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. डिफ़िकल्ट क्यों था कंट्रोल करना दिल्ली सुल्तान्स के लिए? डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल असर्टेड इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब देखिए कि बहुत दूर दूर जो है गैरिजन टाउन्स होते थे, आपको पहले ही मैंने बताया. ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि गैरिसन टाउन जो हैं दूर दूर हो गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्या करना, कब्ज़ा करना. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दी है उन्होंने कि बंगाल जो है, बंगाल ने खुद अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली थी. वो जो है दिल्ली सुल्तान्स के अंडर नहीं आता था, खुद को नहीं लेता था. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ बंगाल हो गया. ठीक है, तो ये जो है बहुत दूर था दिल्ली से. ठीक है, तो ये यहाँ इतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो थी इसकी वजह से बंगाल जो था वो उसने जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि वो खुद इंडिपेंडेंस ले चुका था. अब उस बंगाल ने जो किया कि वो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर नहीं आएगा. ठीक है, तो वहाँ पे जो लोकल रूलर्स हैं वही जो है वहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे. ठीक है, इवन इन गंगेटिक प्लेन्स सुल्तान कुड नॉट पेनिट्रेट. तो इवन जो गंगेटिक प्लेन्स थे वहाँ पर भी सुल्तान जो हैं वहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर नहीं घुस पा रहे थे. ठीक है, क्यों नहीं घुस पा रहे थे? क्योंकि वो एक फॉरेस्टेड एरिया था. ठीक है, यहाँ देखिए ये गंगा यमुना जो है, ठीक है, यहाँ से जो बहती है, तो ये गंगेटिक प्लेन जो है ये हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया था. ठीक है, बहुत सारे घने घने जो थे जंगल थे. ठीक है, तो यहाँ पर जब घने घने जंगल होने के कारण यहाँ पर कब्ज़ा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ट्रेंड आर्मी जो है चाहिए थी. ठीक है, तो लेकिन जो वहाँ पे रूल पहले के करते होंगे वो वहाँ की नेचर से क्या होते हैं, वाकिफ़ होते हैं, उनको आदत होती है उस हैबिटेट में रहने की, तो वो आसानी से वहाँ पर रह सकते थे. ठीक है, और रूलर्स को वो ढूंढ भी नहीं पाते थे सुल्तान्स वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ही घना जंगल था. वहाँ पर जो है उनका जाना बहुत ही मुश्किल होता था, उन जगहों को वो कैप्चर नहीं कर पाते थे. कौन? दिल्ली सुल्तान्स. ठीक है, तो लोकल चिफ्टियंस यूज्ड फॉरेस्ट एरिया. तो उसकी वजह से लोकल चिफ्टियंस जो थे वो फॉरेस्ट एरिया को यूज़ करते थे और वहाँ पर जाकर छुप जाते थे. ठीक है, जिसकी वजह से दिल्ली सुल्तान्स उन पे कब्ज़ा नहीं कर पा रहे थे. जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए इब्न बतूता. इब्न बतूता कौन थे? 14th सेंचुरी के जो थे वो ट्रैवलर थे. ठीक है, तो वो
जो थे वो मोरक्को से थे, अफ्रीका में है जो, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, लोकल चिफ्टियंस प्रोटेक्टेड देमसेल्फ। तो किस तरह से लोकल चिफ्टियंस ने अपने आप को क्या किया, प्रोटेक्ट किया है, क्या क्या उन्होंने यूज़ किया, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट किया। तो सबसे पहले फोर्टिफाइंग देमसेल्फ इन माउंटेन्स, तो अपने आप को पहाड़ों के इर्द गिर्द घेर लेते थे। पहाड़ों, जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ होंगे वहाँ पर जो है अपने किले बना लेंगे, किलाबंदी कर लेंगे और बीच में रहेंगे, जहाँ पे एक तो पहाड़ों की भी सपोर्ट मिल गई उनको, पहाड़ जो है कूद कर भी इतनी जल्दी से कोई नहीं आ सकता उन पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और रॉकी और अनइवन रग्ड प्लेसेस पे वो रहते थे, ठीक है। पथरीली जगहें हैं जहाँ पर जाना जो है थोड़ा कठिन हो जाता था, वहाँ पर ये रग्ड प्लेसेस जैसे अनइवन टेरेन एरियाज, ठीक है, तो जहाँ पर उबड़ खाबड़ सी जगह है जहाँ पे वो खुद को संभाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ छुपा सकते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को छुपाते थे, वहीं पे फोर्टिफाइड एरियाज में रहते थे। लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट कवर्ड फ्रॉम बैम्बो ग्रुप्स, और दूसरी बात बैम्बो ग्रुप्स के अंदर जो हैं वो वहाँ पे रहते थे। समझ लो कि यहाँ बैम्बोस हैं, यहाँ बैम्बोस हैं, बीच में बहुत ही घना जंगल है और भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, अपना घर जो है वहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इस तरह से वो करते थे। इन दिस सेंस दे कैनॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट पावरफुल आर्मीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर इस जगह तक यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू ग्रूव्स भी थे, बहुत बड़े बड़े जो हैं बांस के पेड़ जो हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, घना जंगल है, तो वहाँ पे अगर वो छुप भी जाएंगे तो वो वहाँ पे उनको दिखेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को छुपाया, ठीक है, और वहाँ पर जो है सेटल हो गए, ठीक है। और वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता था दिल्ली आर्मी के लिए, सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड आर्मी जो होती थी वही वहाँ पर जा सकती थी और वो वहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी, बजाय इसके कि लोकल चिफ्टियंस जो थे वो वहाँ के जो थे नेचुरल हैबिटेट में रहते थे, उनको आदत थी वहाँ पे रहने की, ठीक है। तो इस तरह से लोकल चिफ्टियंस जो थे उन्होंने अपनी फोर्टिफिकेशन की। जो मेन जो लोकल रूलर्स थे जिनको वहाँ से निकाला जा रहा था, उन्होंने उस चीज़ से बचे वो, और कुछ एरियाज जो हैं अभी भी उनके कंट्रोल में थे, जो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा बॉक्स जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मंगोल्स का अटैक, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू मंगोल अटैक। तो मंगोल्स जो थे वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मंगोल्स जो थे वो चाइनीज़ ट्राइब के जो थे, एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ी अपनी आर्मी जो है इकट्ठी कर ली थी, ठीक है। सबसे पहले मंगोल जो थे वो अंडर चंगेज़ खान के अंडर जो है आए थे। चंगेज़ खान जो था ये, ठीक है, ये एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था। इस जो ये कह सकते हैं कि एक रूलर नहीं था, लेकिन इसने जो है धीरे धीरे अपने जो है ट्राइब्स के लोग इकट्ठा किए, एक आर्मी बनाई और बहुत बड़ा एम्पायर जो है खड़ा कर दिया था। अपने नेबरिंग जो है रूलर्स पे अटैक करता गया और बहुत बड़ी जो है इसने अपनी एम्पायर जो है खड़ी की हुई है, हिस्ट्री में ये माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सानिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। तो नॉर्थ ईस्ट ईरान में जो है इन्होंने सबसे पहले अपना जो है कब्ज़ा जमाया था, ठीक है। तो ट्रांसोक्सानिया जो है वो क्या है, मतलब इसका ये है कि सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया जो है उसने कैप्चर करना शुरू किया था, ठीक है। 1219 में उसने जो है ये कब्ज़ा करना स्टार्ट किया। तो क्या था कि हमारे इंडिया में जो हैं वो क्या हैं, हिमालयास हैं, तो ये जो हैं बचा कर रखते हैं हमें फॉरेन अटैक से, ठीक है। तो लेकिन अब वो तो यहाँ से भी आ सकता था, ठीक है, यहाँ से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट साइड है यहाँ से तो वो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से वो हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से
कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ धीरे धीरे 1219 में जो है जब ईरान पे इसने हमला किया, उसके बाद जो है ये आ गया था कहाँ पर, हमारे दिल्ली सुल्तान्स पे हमला करने, ठीक है। They attacked on the Delhi Sultanate under the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में भी इसने जो है मंगोल अटैक सहा अलाउद्दीन खिलजी ने, और मोहम्मद तुगलक ने भी जो है सहा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरह से डील किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से डील किया मंगोल अटैक को, और मोहम्मद तुगलक ने किस तरह से डील किया इस अटैक को, मंगोल अटैक को किस तरह से इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।